तो दोस्तों आप देख रहे हैं खबरी स्पेशल और मैं हूं प्रभात पोद्दार। आज हम आपसे बात करने वाले हैं इमरजेंसी की। जी हां, 1975 से 1977 तक जो भारत में इमरजेंसी लगी थी, जिस पे बीच बीच में बवाल होते रहते हैं, कई बार फिल्में भी बनती रहती हैं। आखिर ये इमरजेंसी होती क्या है और इसके पीछे लगने के कारण क्या थे और इसके असर क्या रहे। देखिए, 1971 में इंदिरा गांधी ने चुनाव लड़ा था रायबरेली से, और वो चुनाव लड़ा था उन्होंने राजनारायण नामक एक व्यक्ति के खिलाफ। तो पहला सवाल तो ये है कि इमरजेंसी का मतलब क्या होता है। देखिए, भारत के संविधान ने अपने हर नागरिक को 6 मूलभूत फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, जैसे कि राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, और इस प्रकार के टोटल 6 अधिकार हैं। जब भी भारत में इमरजेंसी लगती है, नागरिकों से ये अधिकार छीन लिए जाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि देश के सामने बड़े संकट हैं और अभी आपके इन अधिकारों की रक्षा नहीं की जा सकती। 1975 में लगी इमरजेंसी असल में भारत में तीसरी बार लगी थी। इससे पहले 1962 के भारत चाइना युद्ध, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भी इमरजेंसी भारत में लगी थी, लेकिन 1975 में ऐसा पहली बार हुआ था कि ये इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के कारण लगी थी। इमरजेंसी 1975 में क्यों लगी, इस सवाल का जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप किससे पूछ रहे हैं। अगर हम कांग्रेस के लोगों से पूछेंगे तो जवाब कुछ और मिलेगा, और बाकी लोगों से तो जवाब कुछ और। ऐसा माना जाता है 1971 में जब इंदिरा गांधी इलेक्शन लड़ रही थी रायबरेली से, उनके प्रमुख विरोधी थे राजनारायण। इंदिरा गांधी ये चुनाव जीत गई। इस चुनाव के रिजल्ट्स के बाद राजनारायण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई। उन्होंने कहा इंदिरा गांधी ने ये चुनाव जीतने के लिए गलत साधनों का उपयोग किया है, जिसमें सरकारी मशीनरी का उपयोग भी शामिल है, और क्योंकि एक इलेक्शन है, इसमें आप सरकारी मशीनरी का उपयोग नहीं कर सकते। और भी इस प्रकार के इल्ज़ाम लगे थे, लेकिन 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब इस मुकदमे पर फैसला दिया तो उन्होंने माना इंदिरा गांधी ये चुनाव गलत तरीके से जीती हैं और उनको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये थी कि तब तक इंदिरा गांधी न केवल एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, बल्कि भारत की प्रधानमंत्री भी थी। अगर ये चुनाव में डिस्क्वालीफाई हो चुकी हैं तो न केवल उनको अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पद छोड़ना पड़ेगा, बल्कि प्रधानमंत्री पद भी छोड़ना पड़ेगा। साथ ही साथ हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को 6 साल तक किसी भी इलेक्शन में ना लड़ने का निर्देश दिया। इंदिरा गांधी ने हाई कोर्ट के इस फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर करी। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट की बात को ही माना और कहा कि इंदिरा गांधी को अब प्रधानमंत्री रहने का अधिकार नहीं है। हालांकि इंदिरा गांधी ने उसके खिलाफ भी अपील करी थी, तो अपील का रिजल्ट आने तक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रह सकती हैं, उनको बस वोटिंग करने का अधिकार नहीं होगा। 24 जून 1975 को जब सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया, उसी के बाद जयप्रकाश नारायण जैसे बड़े लोगों ने भारत में जो बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि भारत के पुलिस वालों को अगर सरकार कुछ गलत कहे तो वो मानने से इनकार कर देना चाहिए। इंदिरा गांधी ने इंटरप्रेट किया कि कहीं ना कहीं जयप्रकाश नारायण भारत की पुलिस फोर्स को देश की सरकार के विरोध में जाने के लिए कह रहे हैं, यानी एक प्रकार से ये राजद्रोह है और भारत में बहुत ज़्यादा इंटरनल डिस्टर्बेंस चल रहे हैं। इसीलिए 25 तारीख को उन्होंने भारत में इमरजेंसी लगा दी। इमरजेंसी लगते ही आप जैसा कि जानते हैं कि बहुत सारे जो विरोधी नेता थे इंदिरा गांधी के, उन सबको एक एक करके जेल भेजा जाने लगा। देखिए, भारत में आपके पास आज़ादी का अधिकार है, लेकिन क्योंकि इमरजेंसी लगने के पास आपके पास वो फंडामेंटल राइट बचा नहीं था, तो आपको जेल भेजा जा सकता था बिना किसी मुकदमे के। एक एक करके जितने भी भारत के बड़े नेता थे वो जेल पहुंचने लगे थे। उसी रात को बहादुर शाह जफर मार्ग दिल्ली की लाइटें काट ली गईं। आप पूछेंगे लाइटें क्यों काटी गईं? भारत के जितने भी प्रमुख अखबार हैं वो कहीं ना कहीं बहादुर शाह जफर मार्ग से ही निकलते थे। जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी काटी, अगले दिन भारत में न्यूज़पेपर शायद नहीं आएगा और ना ही लोगों को पता चल पाएगा कि भारत में इमरजेंसी क्यों लगी है, कैसे लगी है और उसका इम्पैक्ट क्या है। 2 दिन बाद यानी 28 जून को इंडियन एक्सप्रेस ने सबसे पहले अपना जब प्रति छापी, तो पहले तो खेद व्यक्त किया कि वो 2 दिन तक कोई भी खबर आप तक नहीं पहुंचा पाए, बल्कि उन्होंने एक ब्लैंक एडिटोरियल भी छापा, यानी एक ऐसा अखबार जिसमें एक पन्ना पूरी तरीके से खाली था। रामनाथ गोयनका जो उसके मालिक थे, उनका कहना था ये वो खबरें हैं जो हम आपको नहीं सुना पाए, क्योंकि भारत में अब प्रेस सेंसरशिप शुरू हो चुकी है। अब शुरुआत हो चुकी थी इमरजेंसी के अलग अलग प्रकार के दबावों और दमन की। न केवल विरोधी नेताओं को जेल भेजा जा रहा था और प्रेस की स्वतंत्रता रोक दी गई थी, बल्कि इंदिरा गांधी के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले किसी भी आवाज़ को बेदर्दी से कुचला जा रहा था।
आई.के. गुजराल, जो बाद में भारत में प्रधानमंत्री भी बने। उस वक्त इंदिरा गांधी की सरकार में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे। एक दिन उनसे संजय गांधी ने कहा कि रात को जो न्यूज़ आने वाली है मुझे वो पहले सुनाइए। आई.के. गुजराल ने कहा ये किसी भी प्रकार के नियमों के विरोध में होगा। अगले दिन आई.के. गुजराल को इस्तीफा देके मंत्रिमंडल से बाहर जाना पड़ गया था। जैसा कि हम जानते हैं कि इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ ऑलरेडी एक अपील दायर करी हुई थी। उससे पहले इंदिरा गांधी ने शुरुआत की भारत के संविधान में बदलाव करने की। वो लेके आई भारत का 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उसमें भारतीय संविधान में इतने बदलाव हुए कि उसको अपने आप में एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। शायद आपने कभी सुना हो 9th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, जो भारत के संविधान का 9वां शेड्यूल होता है, उसमें उन नियमों को रखा जाता है जिसके खिलाफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ बोलने की इजाज़त नहीं होती। देखिए, समझेंगे इसे। आज अगर भारतीय सरकार ने कोई ऐसा नियम पारित किया है जो भारत के संविधान के अनुरूप नहीं है, तो भारतीय कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ जुडिशियल रिव्यू कर सकता है और उस नियम को बदल भी सकता है और हटा भी सकता है। लेकिन कोई भी नियम अगर 9th शेड्यूल में रहता है तो सुप्रीम कोर्ट को भी उसके खिलाफ बोलने की इजाज़त नहीं होती। इंदिरा गांधी ने इस दौरान बहुत सारे नियमों को 9th शेड्यूल में डाला, जिसमें इंक्लूडेड थे भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव। इंदिरा गांधी यहाँ भी नहीं रुकी। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का चुनाव होना था, जिसमें उन्होंने शुरुआत के 2 से 3 बड़े जजों को, जो सीनियरिटी में ऊपर थे, उनको दरकिनार करके अगले व्यक्ति को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया, जो माना जाता था कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी के फेवर में फैसला देंगे, और बाद में उन्होंने उनके फेवर में फैसला दिया। 1975 से शुरू हुई इमरजेंसी 1977 तक चलती रही। सवाल ये आता है, इमरजेंसी हटाने की ज़रूरत क्यों पड़ी इंदिरा गांधी को, जब उन्होंने और संजय गांधी ने पूरी तरीके से देश को अपने हाथों में जकड़ा हुआ था। पहला कारण ये था कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से इंदिरा गांधी की छवि खराब होती जा रही थी। कहीं ना कहीं उनको एक डिक्टेटर के रूप में देखा जा रहा था, और न केवल उनकी छवि बल्कि उनके पिता यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की छवि को भी इससे धक्का पहुंच रहा था। दूसरा कारण यह था कि इंदिरा गांधी अब होने वाले चुनाव को जीतकर पूरी तरीके से साबित करना चाहती थी कि भारत की असली नेता वही हैं। हालांकि ये इलेक्शन करने से पहले उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों को बुलाया और पूछा, आप पता करिए भारत का माहौल क्या है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जब भारत का माहौल पता किया तो उनको पता चल गया कि इंदिरा गांधी के विरोध में बहुत सारी आवाज़ें उठ रही हैं, लेकिन इंदिरा गांधी से उन्होंने झूठ बोल दिया। उन्होंने कहा, मैडम ये इलेक्शन लड़िए, आप बहुत ज़्यादा बहुमत के साथ ये इलेक्शन जीतेंगी। ये सुन के इंदिरा गांधी खुश हो गई और उन्होंने इमरजेंसी हटाने की घोषणा कर दी। इस दौरान जितने भी विरोधी पार्टी के लोग थे जो जेलों में बंद थे, उन्होंने अपनी अपनी पार्टियां ख़त्म करी और एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम था जनता पार्टी। जनता पार्टी ने ये इलेक्शन इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़ने की योजना बनाई। ऐसा कहते हैं, जनता पार्टी के लीडर्स जब पहली बार दिल्ली में अपनी सभा कर रहे थे तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी। लोगों को लग रहा था पता नहीं भीड़ आएगी या नहीं। इस भीड़ को रोकने के लिए इंदिरा गांधी ने, ऐसा कहा जाता है, उस वक्त की सबसे फेमस फिल्म बॉबी दूरदर्शन पे चलवा दी थी ताकि लोग ये फिल्म देखें और इस रैली का हिस्सा ना बने। लेकिन जिस बदलाव का वक्त आ गया है उसको कोई रोक नहीं सकता। दिनकर ने कहा था इंदिरा गांधी के खिलाफ कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, और जनता आ गई। 1978 में नई सरकार बनी मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में, और ख़त्म हुआ इमरजेंसी का वो खेल जिसने न जाने कितने लोगों को कितने दिनों तक तकलीफ दी। इमरजेंसी तो ख़त्म हो गई, लेकिन उसके भूत ने आज तक कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ा है। कुछ दिनों पहले कंगना रनावत ने द इमरजेंसी करके अपनी नई फिल्म की घोषणा की है, जिसको वो खुद ही डायरेक्ट कर रही हैं, और उसमें वो इंदिरा गांधी भी बनी है। सोचने की बात भी नहीं है, ऑलरेडी इसका विरोध शुरू हो चुका है। ऐसा कहते हैं, इतिहास तब तक अपने आप को दोहराता है जब तक वो आपको सिखा ना दे। ये एक मौका है भारत के युवाओं के लिए भारत के उस काले अध्याय का अध्ययन करने में जहाँ पे भारत बहुत करीब पहुँच गया था एक डिक्टेटरशिप के। मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहिए खबरी के साथ।